तो आज मैं आप लोगों को कमाने के साथ ही साथ कुछ और भी बुद्धि देना चाहता हूँ जिससे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए कुछ बताते हैं, जो आप किताब लाइए वो बोला, आपको कुछ बताते हैं कि आप जो है खास करके क्या चीज नहीं करेंगे जिसके कारण आप लाइफ में सबसे आगे बढ़ेंगे, सबसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो चीज आपको जो है शिक्षा दे सकता है कि आप आगे बहुत बढ़ सकते हैं अगर उनको अपना लिए, तो मेरा मानना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये रहा आपके सामने बहानों की अर्थी या सफल जनाजा का बुनियाद। बहानों की अर्थी या सफल जनाजा का बुनियाद दिख रहा है आप लोगों को? मैं थोड़ा कैमरा में भी ये दे देता हूं ताकि उनको भी दिखे, कैमरा में जो वीडियो देख रहे हैं उनको। चलिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए यहां लिखा है बहानों की अर्थी या सफलता का जनाजा चुनिए। यदि आप चाहते हैं कि सफल होना है ना, हाँ, यदि आप चाहते हैं कि सफल होना तो आपको बहानों से बचना है, बहाना कम करना है, ठीक है। चलिए देखिए इनमें क्या लिखा है। लिखा है कि मुझसे कोई पूछे कि व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है तो मैं तुरंत कहूंगा बहानासाइटिस या एक्सक्यूसाइटिस, है ना। इसी बीमारी के कारण बहुत से काबिल लोग अपने योग्यताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आज पूछे कि लोगों का सबसे ज्यादा बीमारी, बहुत बड़ा बीमारी क्या है, तो पता है आप लोगों को क्या है? सफल नहीं होने का बहानासाइटिस। बहानासाइटिस जिस तरह से रोग का नाम होता है ना, हेपेटाइटिस, है ना, क्या? तो ऐसे ही बहानासाइटिस जो है ना, बहाना वाला बीमारी है, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि रविवार को चलना है, सर के पास मोटिवेशनल सेशन चलेगा, लाइफ बदल जाएगी, तो आप बोलते हैं अरे नींद बहुत आ रही यार, कल चल जाएंगे पिछले रविवार को, है ना। आप ऐसे करते हैं, ये क्या हो गया? बहानासाइटिस वाला बीमारी आपको हो गया है ना। क्या हो गया है? बहानासाइटिस बीमारी हो गया है। और ये चीज जब भी आप में रहेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? बहानासाइटिस है ये। जैसे आपको कहता है कि अरे रवि सर इंग्लिश क्लास पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश क्लास में चलो इंग्लिश सीखेंगे, स्पोकन क्लास सीखेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे, यार बहुत लाइफ बदलेगा। यार हमको ना ग्रामर में कुछ पता नहीं है, हम नहीं जाएंगे सर के पास पढ़ने के लिए। ये आपको क्या लग गया है? कौन सा बीमारी लग गया है? बहानासाइटिस बीमारी हो गया आपको, बहानासाइटिस बीमारी हो गया है, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ लिखा कि मेरे अनुसार जब भी कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं वरन स्वयं को धोखा दे रहे हैं। अगर सोचिए, अगर कोई इंसान बहाना बना रहा है तो उनको खुद ही शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर अर्थ निकालेगा ये जो बहाना बनाया है इसका नुकसान किसको होने वाला है, अगर वो ऐसा अर्थ निकाले तो उनको पता चलेगा कि अरे यार ये जो बहाना मैं बनाया घूर फिर करके तो नुकसान मेरा ही होने वाला है ना। तो वो ना समझ है जो बहाना बना रहा है, उनको पता ही नहीं है। मान लो कि अगर कोई लड़की है जो बोले कि सर आज सब पूछेंगे तो बोल देंगे हम कि आज सर रविवार को इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि सर आज हमको आंगन सब निपाई पोताई करना था, थोड़ा छठ पर्व है ना सर, तो छठ पर्व में थोड़ा काम है सर। अगर ऐसा कोई बहाना बना ले, घूर फिर करके ये जो नुकसान है इस क्लास का, जो आपको ज्ञान मिलने वाला था वो ज्ञान नहीं मिला, वो घूर फिर करके किस पर जाता है? नुकसान आप ही पर ना, जो नहीं आया उसी पर जाता है ना। क्या बोलिए, हाँ या ना? हाँ। तो इसीलिए बहानों से आप बचिए, बहाना कोई भी कार्य में मत बनाइए, है ना। आगे लिखा है कि अपने बहानों को देखिए और करवे सच के आईने में। अगर आपको लगता है कि आप बहाना आपके पास बहाना जो है वो जायज है, आप बहाना सब में आपका जरूरी बहाना है, जैसे कई लोगों का रहता है खास करके, तो देखिए आप इस आईने में देखिए जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसमें देखिए आप कि सब में आपका बहाना ज्यादा मुश्किल वाला है या उसी बहाने से कोई आगे भी बढ़ा है, लाइफ में सफलता भी पाई है। तो जैसे मान लो बहाना नंबर फर्स्ट, बहाना नंबर एक सुनाते हैं आपको कि मुझे उचित शिक्षा लेने की अवसर नहीं मिला। कई लोग बोलते हैं सर हम अमेरिका में पढ़ना चाहते थे, हमको उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए हम नहीं सुधरे हैं सर, इसीलिए हम गरीब रहेंगे सर, या इसीलिए हमको बढ़िया शिक्षा मिलता ना तो बढ़िया कार्य करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि उचित शिक्षा का अवसर
फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला उचित शिक्षा का अवसर। जो है ना, फोर्ड मोटर के जो मालिक थे हेनरी फोर्ड, उसको भी नहीं मिला था। कैसे? हेनरी फोर्ड के बारे में जब आप पढ़िएगा, है ना, तो हेनरी फोर्ड एक बहुत ही गरीब परिवार के लड़के थे और वो मूर्ख थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक गैरेज से शुरू किया। गैरेज में जाके और पार्ट पुर्जा मशीन गाड़ियों का देखा और उसके बाद वो एक सपना बना लिया कि मैं कार बनाऊंगा। और सबसे पहला कार बनाने वाला इस धरती पर, इस दुनिया में आया, वो है हेनरी फोर्ड, और कार का आविष्कार कर दिया, साइंटिस्ट बन गया। हेनरी फोर्ड के बारे में मैं एक कहानी सुन रहा था, उसको कुछ लोगों ने ये कहा कि हेनरी फोर्ड एक मूर्ख प्राणी है, पढ़े लिखे नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति है जिनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है और वो कंपनी का मालिक कैसे बन सकता है? उस पर केस हो गया, है ना। हेनरी फोर्ड को अदालत में बुलाया गया और पूछा गया, वकील ने पूछा, जो उनके काबिल दोस्त का वकील था, उन्होंने पूछा कि आप जो है पढ़े लिखे नहीं है, ये ऐसा लोगों का कहना है, दावा है कि आप कंपनी का मालिक तो है लेकिन आपके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो बोला, अब हेनरी फोर्ड कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुप था। उसके बाद क्या हुआ, तो वकील बोला कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आप प्रूफ करना चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो बताइए अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था? हेनरी फोर्ड चुप थे। कहा, देखें जज साहब, योर ऑनर, पॉइंट इज नोटेड मिलॉर्ड, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मूर्ख है। तो दूसरी सवाल पूछा वकील ने कि बताइए, श्वेत अश्वेत का अमेरिका में सबसे पहले युद्ध कब हुआ था? सीरी थी। हेनरी फोर्ड फिर भी चुप थे, जवाब नहीं दे पाए। एक आखिरी क्वेश्चन पूछा और कहा, अगर ये इनका जवाब आपको नहीं आता है तो आप ये साबित हो जाएगा कोर्ट में कि आप सच में पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, आप पर जो इल्जाम लगा वो सही है। हेनरी फोर्ड ने कहा, आखिरी प्रश्न पूछने से पहले मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोला, हाँ। कहा, जज साहब, मेरे टेबल पर बटन लगी हुई है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था इसका जवाब मुझे चाहिए। तो मैं पहला बटन दबाऊंगा तो एक व्यक्ति निकल के आएंगे और वो बताएंगे अमेरिका का राष्ट्रपति ये है, फलाना है। अगर मुझे चाहिए जानकारी लेना है और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो मैं रेड बटन दबाऊंगा और एक व्यक्ति फटाक से मेरे ऑफिस में आएंगे और कहेंगे जी हुजूर, और फिर मुझे इसका जवाब दे देंगे। जज साहब, मुझे ये बताइए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, कार का निर्माण कर रहा हूँ, गाड़ी का आविष्कार किया हूँ, उसमें मुझे ये क्वेश्चन जानकारी नहीं रहेगा, उससे उस कार को क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इस क्वेश्चन का जानकारी रहना कार बनाने के लिए जरूरी है? मुझे तो जहां तक पता है कि शिक्षा का उद्देश्य यही है कि जो मैं कार्य करना चाह रहा हूं वो कार्य मेरे लिए, उस कार्य में विशेष नॉलेज रहना चाहिए। तो मैं कार का आविष्कार करने जा रहा हूं, मैं गाड़ी का आविष्कार कर रहा हूं, गाड़ियों का फैक्ट्री मेरे पास है, मैं उस फील्ड से रिलेटेड मुझे जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी नॉलेज मुझे है। और जहां तक बात है कि जनरल नॉलेज की, कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे सबसे पहले, तो मैं एक बटन दबाऊंगा तो मेरे पास ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, नॉलेज वाले, मैं उनसे पूछ लूंगा, मेरा काम चल जाएगा। जज को पूरे यकीन हो गया कि ये जो व्यक्ति जवाब दिया है ये कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है। सच बात है यार, इसको जो काम कर रहा है ये, उसमें ना उसे नॉलेज रहना चाहिए। रहा बात जनरल नॉलेज की, तो उनके पास तो काफी सारे पैसे हैं, उससे वो जरूर ऐसे व्यक्ति को बुला लेंगे और पूछ लेंगे क्या कि चीन का युद्ध कब छिड़ा था अमेरिका के साथ, वो तो कोई भी बता देंगे उनके पढ़े लिखे आदमी। ये तो इनका तो कार्य है, कार का फैक्ट्री है, कार बनाने में विशेष नॉलेज रहना चाहिए ना इनको, क्या? तो जज साहब ने कहा कि ये साबित होता है कि हेनरी फोर्ड जो है मूर्ख प्राणी नहीं है, बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी है। डिग्रियां किसी को ये साबित नहीं कर सकते हैं कि ये डिग्री इनके पास है तो ये बहुत ही बुद्धिजीवी है। जिनके पास डिग्रियां नहीं है वो भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे कि हेनरी फोर्ड ने ये साबित किया। तो सोचिए, आप सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं सर ऊंची शिक्षा लूंगा तो बड़ा आदमी बन करके दिखाता, लेकिन मेरे पास शिक्षा नहीं है तो मैं कैसे बड़ा आदमी बनूंगा? तो मैं आपको बता दूं
कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है ना, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो एक ही बात ध्यान रखना है कि आपके पास जज्बात होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास बहाना होना चाहिए कि अरे भाई मैं अच्छा से पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अच्छा से उच्च शिक्षा नहीं लिया हूँ, इसीलिए मैं बड़ा नहीं बन रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बहाना नंबर 2, बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। कई लोग बहाना बनाते हैं कि सर बचपन में ही मेरे पिता मर चुके थे तो इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये बहुत ही बकवास बहाना है। कोई कैसा है? ये महा बकवास बहाना है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है। प्रख्यात संगीतकार A.R. रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में ही हो गया था। संगीतकार है A.R. रहमान, जो कि गाना गाया है ना, माँ तुझे सलाम, गाना सुने हैं? वो गाना A.R. रहमान गाए हैं और अमेरिका में भी उनको अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऐसा सिंगर है, बहुत बड़े सिंगर है A.R. रहमान। उनका हर एक गाना लोग काफी देर तक सुनते हैं, लोग पसंद करते हैं प्रत्येक गाना को, क्योंकि उनका जो आवाज है इतनी सुरीली है। लेकिन A.R. रहमान के भी पिता बचपन में ही मर चुके थे, तो क्या वो संगीतकार नहीं बने? महान संगीतकार बने कि नहीं बने? कि वो बोले अब मेरे पिता मर चुके हैं बचपन में ही, अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं अब बैठे रहूंगा घर पर। वो कहाँ बोलते हैं ऐसे? नहीं बोलते हैं ना। वो ऐसे नहीं बोले। वो क्या किए? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे एक चीज छीना है तो दूसरी चीज जरूर दिए होंगे, और उन्होंने अपने कला पर फोकस किया और आज अमेरिका में उनको अवार्ड मिला। हर देश विदेश में जाते हैं वो, और वो बहुत ही बढ़िया गाना गाते हैं। ये वंदे मातरम गाना सुने हैं? वो वंदे मातरम भी गाए हैं, बहुत ही मॉडर्न तरीका से गाए हैं, इतना अच्छा सुनने में लगता है मत पूछे। उनके गाना में होगा तो सुना दूंगा, है ना। जैसे ये गाना है कि हर जगह यहाँ वहाँ तेरे जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं, माँ तुझे सलाम। बहुत बढ़िया से वो गाते हैं ना। उनका गाना सुना देंगे अगर होगा तो। मेरे पास टाइम नहीं है अभी, आगे बढ़िए। तो वो 1 मिनट में गाना थोड़ा सुना ही देता हूँ। बहुत बढ़िया प्यारा सा गाना है, आप उधर भी घुमाएंगे तो बेहतर रहेगा। और उसके बाद मैं एक गाना सुना देता हूँ आपको, आप देखिए थोड़ा सा कि कैसा आवाज है उनका A.R. रहमान का, है ना। बहुत ही प्यारा गाते हैं वो। एक तो सुने हैं आजा आजा दिन स्वामी आने के तले आजा, वो जो जय हो वाला गाना है ना। तो आप लोग उसका गाना सुनेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे कि मतलब इतना बड़ा, इतना सुरीली आवाज किसी इनके पास हो सकता है। लेकिन इनके भी पिता क्या थे? बोलिए, बचपन में ही वेरी गुड, बचपन में ही वो मर गए थे ना। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आगे बढ़े। आप लोग क्या रोना रोते रहते हैं? ऐसा बहाना आपके पास आएगा तो नहीं ना बहाना करेंगे? बोलिए। मैं उनका गाना आपको सुना देता हूँ। एक मिनट। देखिए एक गाना माँ तुझे सलाम, है ना। देख रहे हैं कितना अच्छा प्यारा गाता है। और इनका मतलब कितने सारे स्टार सब सुनते हैं इनको, पूरे क्रिकेटर। देखिए वंदे मातरम, मातरम
वंदे मातरम, बहुत प्यारा गाते हैं ना। तो इसका जो तर्ज है मैं बहुत पहले सुना था, इनका देखा था, मुझे अच्छा लगा था। तो सबसे पहली बात क्या सीखना है आप लोगों की, आप लोगों के साथ कोई भी बचपन घटना हो जाए तो उसका बहाना नहीं, आप फिर पिता वाला एग्जाम्पल मैं दिया हूँ और फिर मम्मी वाला एग्जाम्पल मत लेना कि सर मेरे तो यार अमन के बचपन में पिता मरे थे ना, मेरे तो मम्मी मर गए बचपन में, तो सोचिए मेरे साथ तो उससे भी बड़ा हादसा हो गया, तो इसीलिए हम नहीं सुधरे सर। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जिनके मम्मी बचपन में ही डेथ कर चुके हैं, फिर वो महान बने हैं। तो बहाना नंबर 2 कैंसिल हो रहा है आपका। अब नहीं ना बहाना बनाएंगे, बोलिए बहाना 3, मैं अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ था सर। इसका एग्जाम्पल मैं दूसरे जगह नहीं, मैं खुद ही दे सकता हूँ अपना, है ना। मैं भी बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था, तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि सर हम अत्यंत गरीब घर में पैदा ले लिए थे इसीलिए मैं पढ़ा नहीं हूँ ठीक से। ये सब गलत बात है, सब बहाना है। क्योंकि देखिए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी गरीब घर में पैदा हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, वो बहुत गरीब घर में पैदा लिए थे, लेकिन वो राष्ट्रपति बने और वो वैज्ञानिक भी बने, साइंटिस्ट भी बने देश के, भारत देश का, है ना। लेकिन उनका घर बहुत ही गरीब घर में वो पैदा लिए थे। उनके वो मैं किताब पढ़ा हूँ उनका, उनके बहन उनको MIT मद्रास में दाखिला लेने के लिए अपने गहने जेवर सारा बेच डाली थी उनकी बहन जो है ना। तब जाकर के एपीजे अब्दुल कलाम का एडमिशन हुआ था एक अच्छा इंस्टीट्यूट में, और वो वहां से पढ़ रहे थे, है ना। कितने गरीब फैमिली के थे वो, मत पूछिए। वो दिए की रोशनी में डिबिया जला करके पढ़े हैं अपने घर में, कई रात भूखे प्यासे पड़े हैं, क्योंकि घर में खाने के लिए खाना नहीं होता था। और वो वहां से निकले और राष्ट्रपति बने, और ईमानदार राष्ट्रपति बने देश का। उसके बाद क्या, साइंटिस्ट भी बने, जो देश को नई मिसाइल दी है, मिसाइल मैन के नाम से उनको जानते हैं, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे लोग जानते हैं उनको, क्योंकि देश को तरक्की पर पहुंचाया ऐसा मिसाइल बना करके देश के लिए, है ना। भारत देश का वो सबसे बड़ा सुरक्षा का कारण बना वो मिसाइल। तो बहाना नंबर 3 कैंसिल हो रहा है कि अत्यंत गरीब घर में पैदा ले लिए थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं ना है। आप गरीब घर में पैदा लिए हैं कि अमीर घर में, उससे मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो बढ़ सकते हैं। ये सब क्या है, बहाना है कि सर हम लड़की हैं इसीलिए नहीं आगे बढ़ रहे हैं। देखो यार, तो लड़की तो इंदिरा गांधी भी थी, बोलो। लड़की तो सानिया मिर्जा भी है, बोलो, है कि नहीं। यस या नो बोलो, कहां जाना तुम लोग का। क्या लड़की तो सानिया मिर्जा भी है ना, साइना नेहवाल भी है ना, क्या स्मृति मंदना भी है ना जो क्रिकेटर है। तो वो लोग लड़की होते हुए कामयाब हुई कि नहीं हुई है। लता मंगेशकर भी तो लड़की ही है, तो वो कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही है। मैथिली ठाकुर आजकल यूट्यूब पर फेमस हो रही है, मैथिली ठाकुर भी तो लड़की ही है। तो ये भी बहाना कैंसिल, बहाना नंबर 4 था ये, है ना, कि सर लड़के हैं इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे। ये तो सब बहाना है और पूरी फुटी फोरी बकवास है ये, है ना। तो बहाना 3 कैंसिल हो रहा है, कहते हैं गरीब घर में पैदा ले लीजिए, बोलिए। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहाना कैंसिल करना है। देखिए मैं सारा बहाना पर कैंसिल कर दूंगा, ये मत सोचिए कि हम लोग इसलिए सर आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसलिए नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये सब बकवास है। बहाना नंबर 5 बोलिए। बहाना नंबर 5 क्या है, बचपन से ही मैं लगातार अस्वस्थ रहता था। शांत, ध्यान नहीं है आपका। मैं लड़की हूं, ये बहाना नंबर 4 था ना। एक मैं भी दिया था इसमें कि मैं लड़की हूं, ये बहाना नंबर 4 था, और ये बहाना नंबर बन गया 5। तो बहाना नंबर 5 फिर दर्शकों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि फिर ध्यान से सुनिए। बहाना नंबर 5 है, बचपन से ही मैं लगातार अस्वस्थ रहता था। क्या रहता था, अस्वस्थ, मतलब बीमार रहता था। वाह क्या बहाना है, वाह। इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, बीमार रहते थे। कौन सी बीमारी आपको हो गई है। तो सर हमको बचपन से ही ना बोला है डॉक्टर कि आप ज्यादा दिन नहीं जिएंगे ना, आपको बहुत गंभीर बीमारी हो गया है। तो बताता हूं मैं, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मैटलिन भी बचपन से ही बहरी और अस्वस्थ थी।
ऑस्कर विजेता, समझ रहे हैं, एक अभिनेत्री है हीरोइन मर्ली मैकलिन, वो ऑस्कर विजेता बनी। ऐसा अवार्ड जो दुनिया का सबसे महंगा अवार्ड और सबसे कीमती अवार्ड और सबसे बड़ी अवार्ड मानी जाती है, वो जीती है। और वो कौन सी महिला जीती है? जो बचपन से बीमार थी और बहरी भी थी, उनको कुछ सुनाई नहीं देता था। अब सोचो, जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वो अभिनेत्री बनी कैसे? कैसे कोई गाना पर वो डांस की होगी? सोचो, गाना तुमको सुनाई देगा तब तो डांस करोगी। तो बहाना तो इसमें और भी एक निकल गया कि कोई कहता है कि सर मैं बाहरी हूँ इसलिए मैं हीरोइन नहीं बन सकती या कोई कामयाब नहीं बन सकती हो। अब देखो, एक अभिनेत्री जो बाहरी है, इनको तो गाना ही नहीं सुनाई देता होगा क्या? इधर ताल बजता होगा बढ़िया से, है ना, ढोलक बजता होगा, है ना, और सब्जी बजता होगा, इसको कुछ नहीं सुनाई देता होगा क्या? म्यूजिक आप कहते हैं बजाओ, और म्यूजिक बजते तब आपका पैर थिरकता है, इसका कैसे थिरका होगा? सोचिए, इसके पास तो म्यूजिक सुनाई नहीं देता है, बाहरी है ये, फिर भी हीरोइन बनी, ऑस्कर विजेता बनी। सोच के देखिए आप कि ये बहाना जो है ना, छोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहाना बनाना छोड़िए, आगे बढ़ना है तो क्या? तो ये बहाना नंबर 5 भी कैंसिल हो रहा है आपका। आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि सर हम बचपन से ही बाहरी हैं, या थोड़ा सा एक आंख से देखते हैं सर, या थोड़ा सा जो है सर मैं अस्वस्थ रहता हूँ बचपन से ही, ऐसा ये तो सब बहाना है। बोलो, बहाना नंबर 6 है ना। और बहाना नंबर 6 है, मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी सर। सर मेन बात है ना, हम इतना गरीब है ना कि हम साइकिल पर घूमते हैं सर। हम लोग को मोटरसाइकिल नहीं था इसलिए कुछ नहीं कर पाया था, साइकिल पर घूमते रहते हैं, आधा जिंदगी मेरा साइकिल पर गुजारा था। तो क्या करेंगे अपनी लाइफ में बताइए सर, इसीलिए ना आगे बढ़े। एग्जाम्पल, निरमा के करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निरमा बेचकर आधी जिंदगी गुजारी थी। निरमा सरफ, पहले आप लोग सुने निरमा सरफ का नाम? सबकी पसंद निरमा, ये टोन आता था टीवी पर, है दूरदर्शन पर पहले, ठीक है। आप लोग बच्चे हैं, आप लोग नहीं पता होगा, मैं हम लोग देखे थे, हम लोग, हाँ, दूरदर्शन पर टीवी पर प्रचार आता था, मैं इस पर दिखा दूंगा अभी। सबसे पहले टोन आता था, उस समय में सभी लोग सरफ के नाम पर निरमा ही सरफ यूज करते थे, है ना। उसमें टोन था, सबकी पसंद निरमा, निरमा 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 निरमा, सबकी पसंद निरमा। तो लोग सोचता था अरे यार सबकी पसंद निरमा, तो निरमा जाके ले लेता था मार्केट से, है ना, और निरमा सरफ यूज करता था। करसन भाई पटेल का निरमा सरफ था, और वो केमिस्ट्री क्लास के प्रोफेसर होते हुए भी प्रयोग करते करते सरफ बनाना सीख गए, और भारत में सबसे पहले सरफ का निर्माण किया। और वो साइकिल पर ही लोगों को पहुंचाने जाता था, बेचने जाता था। धीरे धीरे साइकिल बेचते बेचते आधी जिंदगी गुजर गई उसकी, तब जाकर उसका कंपनी खड़ा हुआ बहुत बड़ा, और तब जाकर के कार आई, कार पर घूम रहे थे, और वो एक बहुत बड़े कंपनी का मालिक बने। लेकिन सबसे पहले करसन भाई पटेल जो थे वो साइकिल पर ही आधी जिंदगी गुजारे हैं, तभी सक्सेसफुल बने कि नहीं बने? बोलिए बच्चे लोग। तो बहाना नहीं करेंगे आप लोग, और झूठ फूस का अगर बहाना किए तो समझ लीजिए आपकी हाल जो होगी वो समाज के ब्यौरा टाइप का होगा, जो दारू पी कर बहाना मारते रहते हैं, है ना। और अगर लड़की है तो घर में काले रो रो कर बहाना मारते, क्या हुआ बहन, क्या बताएं, पैसा नहीं है, कल खाना कैसे खाएंगे? तो आप कमाते क्यों नहीं है? हमारे हस्बैंड कमाएंगे कि हम कमाएंगे? आप लोग बुर्बक हैं। क्यों? आपके हस्बैंड बीमार पड़ गए तब ना नहीं कमाते हैं, तो आप तब तक स्वस्थ है तो कमा नहीं सकते हैं। नहीं, हम कुछ सीखे ही नहीं है। क्यों नहीं सीखे? क्योंकि हम तो साइकिल पर चढ़ने वाला आदमी है, तो क्या सीखेंगे? अरे साइकिल पर चढ़ने वाला आदमी आधा दिन गुजार करके और ये कंपनी का मालिक हो गया है करसन भाई पटेल, समझ रहे हैं? तो बहाना आपका ये कैंसिल होता है। बहाना नंबर 6 था। अब चलिए बहाना नंबर 7। एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई सर हम ठीक थे, समझे, लेकिन कॉल को चला रहे थे, कॉल का डंडा टूटने लग गया, तो हम अपाहिज हो गए। एक ऐसा घटना आ गया मेरे पास कि मेरा पैर टूट गया सर। पैर टूट गया तो मैं लंगड़ा कर चल रही हूँ। तो ये जो लंगड़ा कर चल रही हूँ ना सर, इसीलिए मैं उस दिन से मैं सोचा छोड़ो, जिंदगी में कहाँ कुछ है यार, पैर टूट गया तो हम कामयाब बनकर क्या करेंगे? सब ये बकवास है, समझ रहे हैं? महा बकवास में भी वहाँ बकवास है कि पैर टूट गया आपको। अरे भाई, भगवान तो आपको बना कर भेजा यहाँ पर, तो हो सकता है कि कभी कुछ टूटे, कभी इधर टूटे, कभी उधर टूटे, कुछ टूटना तो है ही, टूटेगा ही। इसके लिए आप जिंदगी जीना थोड़ी छोड़ देंगे? बोलिए, है कि नहीं? मोबाइल आपको
आपकी मोबाइल गिर जाती है लेकिन काम आपका चलते रहता है और थोड़ा बहुत फूट जाता है, तो आप क्या करते हैं? मोबाइल को पानी में फेंक देते हैं? नहीं ना फेंकते हैं। तो ऐसा ही जिंदगी में आप एक बार गिर जाते हैं और आपका ठुड्डी टूट जाता है या पैर टूट जाता है और लेकिन काम आपका चल सकता है, तो आप क्या करेंगे? काम चलाएंगे कि फेंक देंगे जिंदगी को पानी में? तो ये बहाना होता है कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल है प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर नकली हैं। प्रख्यात जो नृत्यांगना है सुधा चंद्र, आपको बताएंगे सुधा चंद्र के बारे में। वो सुधा चंद्र जो महिला थी वो डांस कर रही थी तो बहुत फेमस हो गई थी। डांस करते करते इतना अच्छा डांस करती थी, इतना अच्छा डांस करती थी, मत पूछिए। वो इतना बढ़िया साहित्य, वो क्लासिकल डांस करती थी। वो जो होता है ना क्लासिकल, ठीक है, जो पहले समय में जो क्लासिकल डांस जिसका बहुत कीमत होता है, अभी भी उनका बहुत वैल्यू होता है ना क्लासिकल डांस का। तो ऐसा फेमस डांसर थी, वो डांस करती थी और अचानक से उनके साथ क्या हुआ कि एक कार दुर्घटना में उनका दोनों पैर टूट गया, है ना, अचानक से। अब वो क्या कहेगी? अरे यार, कल तक लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते थे, कल तक मैं बहुत बड़ा स्टार था, आज तो मेरा दोनों पैर कट गया, अब डांस ही नहीं होगा, तो मैं तो अब गई। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं? आग लगा देते हैं और कहते हैं अब जी के क्या करेंगे, मर ही जाएंगे। लेकिन नृत्यांगना जो प्रख्यात सुधा चंद्रन थी वो बोली कुछ नहीं, हार नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? हार नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ फिर करेंगे। और वो प्लास्टिक की पैर लगाई। बोलो, किसकी पैर लगाई? नकली पैर लगाई और उसी नकली पैर पर वो डांस करने का प्रयास करना शुरू कर दी और आज फिर भी फेमस है सुधा चंद्रन। समझ रहे हैं? तो इसलिए बहाना कुछ नहीं ना, इतनी बड़ा बहाना तो आपके पास है ही नहीं। क्या आपको तो भगवान सही सलामत भेजा है, और तो अभी आप क्या करते हैं? गोरहा पातना है, चिपरी पातना है, ये गोरहा सब पाते रहेंगे। ये हाथ पैर इसी के लिए नहीं दिया है, वो भी काम जरूरी है, मैं मानता हूँ, उसको मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। लेकिन वो काम करते करते आपको क्या करना है? कुछ महान कार्य देश के लिए करना है, कुछ महान कार्य अपने परिवार के लिए करना है, कुछ समाज के लिए करना है, कुछ नाम कमाना है। समझ रहे हैं? चाहे जैसे भी हो। क्लियर है? तो बहाना नंबर 8 है ना, बहाना नंबर 8 जो है वो भी आपका मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई आदमी ये बहाना बनाता है कि मुझे बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता है, अगर मान लो कि कोई आदमी ये बहाना बनाता है कि अरे यार हम तो कुछ करते लेकिन बचपन से ही लोग लेवल लगा दिया, चिपका दिया है कि ये मंद बुद्धि है, अब सब लोग मुझे मंद बुद्धि समझता है। आप कुछ करने का भी प्रयास करते तो लोग कहते हैं मंद बुद्धि है, तो हम क्या करेंगे बताइए? इसीलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये बकवास बहाना है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता था। जो बल्ब का आविष्कार किया है ना थॉमस अल्वा एडिसन, है ना, उनको क्या कहा जाता था? मंद बुद्धि कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? थॉमस अल्वा एडिसन को क्या कहा जाता था? बचपन में ही। तो अगर आपको कोई मंद बुद्धि कहता है कि अरे यार ढोकला है, ये बकवा है, ये बेवकूफ है, ये बदमाश है, ये कुछ काम का नहीं है, नालायक है ये, अगर ऐसा लेवल चिपका दिया आपको और सभी लोग यही बात कहते हैं, फिर भी आपको हार नहीं मानना है, तब तो और अति आवश्यक हो जाता है आपको कि कुछ न कुछ करके दिखाना है, सामने वाला का मुंह बंद करना है। और थॉमस अल्वा एडिसन को उनका कहानी बहुत ही प्यारा है, 1 मिनट के लिए मैं सुनाना चाहूँगा। थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल में गए पढ़ने के लिए तो सब में वो बहुत मंदबुद्धि थे और कुछ नहीं लिखना चाहते थे। तो टीचर ने एक दिन सवाल पूछा और नहीं हुआ तो बहुत डांटा और उसके बाद कहा कि जाओ और तुम घर जाओ, और उसको छुट्टी दे दिया गया और उसके पॉकेट में एक कुर्सी रख दिया गया। थॉमस अल्वा एडिसन रोते रोते आया घर पर, कहा माँ, तो कहा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, और मैंने क्लास में थोड़ी मार खा ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने देखने लगा बेटा का कि कहाँ का चोट खाया है, तो चोट खाते खाते उनके पॉकेट पर हाथ गया तो उनमें पुर्जी था। उसकी माँ पुर्जी में पढ़ी और पुर्जी में पढ़ी और उसकी माँ रोने लगी और रोने लगी। तो उसका जो लाडला बेटा थॉमस अल्वा एडिसन था वो कहा क्या हुआ माँ, तू रो रही हो? तो उसकी माँ बोली कुछ नहीं बेटा, खुशी के आंसू है। खुशी है? खुशी के आंसू है? कहा हाँ। क्या लिखा है, ऐसी क्या चीज लिखी है प्रिंसिपल साहब ने इस पुर्जी में? कहा प्रिंसिपल साहब ने लिखी है कि आपके बच्चे बहुत बहुत बुद्धिमान है, उसे मैं और मेरा संस्थान पढ़ाने में असमर्थ है, नहीं पढ़ा सकता है। आप बेहतर होगा कि आप उनको अपने पास रख के शिक्षा दें, क्योंकि वो बहुत ही काबिल है। तो कहा थॉमस
और उसी दिन से थॉमस अल्वा एडिसन को लगा कि वो बहुत काबिल है ना, और उसकी माँ उसको पढ़ाने लगी। जब थॉमस अल्वा एडिसन बहुत बड़ा हो गए, साइंटिस्ट हो गए, बल्ब का आविष्कार हो चुका था, और एक समय था वो अपने ऑफिस में गया और कुछ साफ सफाई कर रहे थे, तो उसी में से एक पुर्जा निकला रैक में से। वो पुर्जा वही पुर्जा था जो पुर्जा उनके प्रिंसिपल ने बचपन में दिए थे थॉमस अल्वा एडिसन के पॉकेट में, और जिसे उसकी माँ पढ़ के रोने लगी थी। वो पुर्जा में लिखा था कि श्रीमान मैडम जी, आपको मैं सूचित करता हूं कि आप अपने बच्चे को कल से मत भेजिए, क्योंकि आपके बच्चे जाहिल किस्म का इंसान है, बहुत ही मंदबुद्धि है, उसे हल्का भी दिमाग नहीं है, वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। बेहतर होगा आप अपने बच्चे को कल से नहीं आने देंगे, नहीं तो आएंगे आपके बच्चे अगर मेरे संस्थान में आएंगे तो बहुत बुरा होगा। आप अपने बच्चे को कल से घर पर रखिए। आपके बच्चे महा बेवकूफ, महा इडियट, जाहिल है, गवार है, उसे इतना मंदबुद्धि है कि वो कुछ भी करने लायक नहीं है, आप उन्हें घर पर रखिए। ऐसी बात उनकी माँ सुनी थी तो रो पड़ी थी। और आज थॉमस अल्वा एडिसन को वो पुर्जी मिला था जब वो साइंटिस्ट बन चुका था। तो थॉमस अल्वा एडिसन आज जो रो पड़े वो खुशी के आंसू थे उनके, क्योंकि अरे यार, हे माँ, तुम कितनी महान थी, एक बेवकूफ, एक मंदबुद्धि बच्चे को तुमने महान बना दी, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं महान बन गया हूँ। अगर सोचिए, थॉमस अल्वा एडिसन को अगर पहले ही उनकी माँ को पढ़ के सुना देती और बोलती कि मंदबुद्धि हो तुम, टीचर यही लिखा है, टीचर लिखा है कि तुम गवार हो, जाहिल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्या लगता है कि ये बल्ब का आविष्कार होता? नहीं। क्या लगता है कि आप लोग रोशनी में आते? नहीं। क्या लगता है कि रात में आप लोग सही से काम कर पाते? नहीं। क्या लगता है आप लोग, ये जो भयानक दानव रूपी रात है जिसमें आपको अंधेरा में बहुत सारे घटनाएं होने लगती है आपके साथ, क्या लगता है आप उसमें सुख कर पाते? नहीं। ये बल्ब का आविष्कार होने से इतना सारा चीज हुआ। सोचिए, उसे भी एक बहाना बहुत बड़ा मिल गया था, वो भी बहाना मार सकता था थॉमस अल्वा एडिसन कि अरे यार, मुझे तो सर ही ने मंदबुद्धि कह दिया, मैं तो मंदबुद्धि हुई, मैं तो नालायक हुई, मैं तो कोई काम करने लायक है ही नहीं, तो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब आज से मैं कोई बात नहीं, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, वो बैठ जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा और वो अपना तैयारी करने लगा। उनकी माँ को धन्यवाद दीजिए कि उनकी माँ ने कहा कि आप मंदबुद्धि नहीं हो, है ना। तो ये बहाना नंबर 8 था। तो आपके पास कोई बहाना है इस तरह का? बहाना अगर करते हैं तो आप कामयाब नहीं बन सकते हैं, है ना। तो इसलिए काम शुरू करने से पहले आप लोग बहाना मत बनाइए कि सर हमारे पास बड़े वाला मोबाइल नहीं है, इसलिए अरे आज बड़े वाला मोबाइल चला, इससे पहले कोई कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो बहाना कोई चीज का नहीं होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, कि सर आज रविवार को मैं इसलिए नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे घर पर यह है वो है। तो ये बहाना आपका चलते रहेगा हमेशा। जो जिंदगी में कामयाब बनना है तो क्या करना है आपको? बहानाओं से बचना है, बहाना नहीं बनाना है। क्या और भी आगे बहुत सारे बहाना है, मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को ऐसे ही आते रहिए, आप अपने जीवन में नए प्रकाश को लाइए, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, कामयाब बनिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। चलिए, ठीक है।